गाइस स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम टॉक करने वाले हैं अबाउट द एनीमिया। एनीमिया डिस्कस करेंगे हम विच इज़ इन पैथोलॉजी सेक्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एनीमिया एनीमिया क्या होता है? एनीमिया को हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए ब्लड में, क्या ब्लड जनरली हमारे डिफरेंट गैसेस कैरिंग होता है ना, ब्लड में डिफरेंट गैसेस कैरीज होती हैं, द ऑक्सीजन CO2 एंड डिफरेंट ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। So in that situation we call it, this condition is known as anemia. It is designated as reduction in PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो आपकी कम हो जाती है और आपका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो कम होने लगता है और हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम होने लगता है। तो रिड्यूस इन द हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड लोअर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। एंड कमिंग बैक टू इट्स क्लासिफिकेशन, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, सो फर्स्ट इज देयर इज अ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? एनीमिया जो ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, मतलब अलग अलग एनीमिया हो रहा है आपको कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो मतलब उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। इसका कॉज क्या है? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया है कि एनीमिया जो है उसकी ब्लड की दैट इज द सिचुएशन अकर्ड। सो पहला ये हो सकता है कि अगर आपका एनीमिया किस वजह से हुआ, ब्लड लॉस की कमी से, आपके खून की कमी हो गई, ब्लड लॉस हो गया। सो इन दैट सिचुएशन दैट इज एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर इस वजह से आपको एनीमिया हुआ है तो जैसे एक्यूट लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रॉमा, मेजर पोस्टमार्टम सर्जरी, सो अगर ये वाली सिचुएशंस हैं, या फिर अगर एक्यूट जैसे थोड़ा सा ब्लड जाता है ना, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट ट्रॉमा या मेजर पोस्टमार्टम सर्जरी, तो ये ब्लड जाने की वजह से एक्यूट लॉस हो गया। ऑल्सो क्रोनिक ब्लड लॉस, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लीडिंग फ्लो हो रहा है, या फिर GIT जो है फ्रॉम द GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आपका जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है, ये गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट से आपका ब्लड लॉस हो रहा है, दैट इज ये सब ब्लड लॉस हो रहे हैं एनीमिया। इट इज ड्यू टू द एनीमिया विच इज ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड। सो इसमें आता है एक्यूट लॉस भी हो सकता है, क्रोनिक ब्लड लॉस भी हो सकता है। ये हमने देखा ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया होता है। सेकंड हम देखेंगे इम्पेयर्स रेड सेल प्रोडक्शन। सेकंड रीजन क्या है? इम्पेयर रेड सेल प्रोडक्शन। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जो फॉर एग्जांपल आयरन की कमी हो गई अगर आपको, या फिर फॉलिक एसिड नहीं बना, तो आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आपने सुना होगा द जिंक, विटामिन B12, आयरन एंड फॉलिक एसिड, तो ये सब जो है आपके RBC बनने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई इन सब फैक्टर्स की, तो भी आपका RBC नहीं बनेगा, और RBC नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑल्सो बोन मैरो इन्वेजन फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया हो गया। बोन मैरो फेलियर, बोन मैरो जो है वो फेलियर भी हो सकता है, जैसे हमको प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। एंडोक्राइन डेफिशिएंसी फॉर एग्जाम्पल हाइपोथायरॉयडिज्म का सिचुएशन हो गया, हाइपोएड्रिनलिज्म हो गया, क्रोनिक इन्फेक्टिव एंड इन्फ्लेमेशन डिजीज, ये इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। साइटोप्लास्टिक एनीमिया, साइक्लोप्लास्टिक एनीमिया इज ऑल्सो देयर। ऑल्सो नेक्स्ट रीजन, एक तो हमने देखा कि ब्लड लॉस की वजह से, दूसरा कॉज देखा हमने कहा RBC सेल जो है इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन है। तीसरा क्या कॉज है? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs का अगर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा तो वो केस है। फर्स्ट दैट इज RBC का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सपोज कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, या फिर आपका डाई एरिथ्रोपोइटिक डिफेक्ट है, तो ये सब मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिक, डाई एरिथ्रोपोइटिक डिफेक्ट जो हैं, ये सब आपके इट लीड टू द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBCs। ऑल्सो ये तो आपके बर्थ से होगा, जेनेटिक होगा। ऑल्सो एक्वायर्ड क्या हो सकते हैं? जैसे एक्वायर्ड में हमारा एक मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ सकता है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट इज ऑल्सो देयर। एंड अगर हम देखें आफ्टरवर्ड्स दिस एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, दैट इज एक्सट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी। एक्सट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी क्या होगा? जैसे एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी की वजह से हीमोलाइसिस हो गया आपका, एग्जाम्पल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। उसके अलावा मैकेनिकल हीमोलाइसिस, माइक्रो एंजियोपैथी, कार्डियक आर्टिफिशियल वेल्व, केमिकल हीमोलाइसिस ऑल्सो देयर, इन्फेक्टिव हीमोलाइसिस, मलेरिया। Afterwards, there is a morphological classification. Morphological classification of anemia. Anemia का morphological classification में क्या आएगा? It is microcytic anemia, macrocytic anemia, macrocytic anemia and the normocytic anemia. तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि आयरन की कमी से जो होता है, तो वो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है उस केस में आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया कब देखने को मिलेगा? लाइक ये मेगालोब्लास्टिक है, अगर साइज बड़ा हो जाता है, RBC का साइज बड़ा हो गया, तो RBC बड़े बड़े साइज के हो गए, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है, तो ऑल्सो नोन एज द मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
और इसके अलावा एक और रहता है जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन का अमाउंट उसमें नॉर्मल रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया में हमको देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के, आरबीसी का साइज के अकॉर्डिंग, आरबीसी का साइज छोटा है माइक्रोसाइटिक, बड़ा है मैक्रोसाइटिक, नॉर्मल साइज है आरबीसी का, तो उसके अंदर हमारे का नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। उसके अलावा हम देखेंगे द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या है एनीमिया के, जनरल जो है सिम्टम्स जो हमको देखने को मिलते हैं उसमें, एनीमिया हो गया किसी पर्सन को, खून की कमी हो गई, तो बेसिकली ब्लड नहीं है उसके अंदर, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको, कि फैटिक होगा, वो पैल्पिटेशंस, सिनको, वर्टाइगो, हेडेक, डिजीनेस, खून की कमी होगी, तो आपको ये जनरल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो रेसिडुअल डिस्पनिया, डिजीनेस एक्सेट्रा, तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स विच सीन व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। ऑल्सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनीमिया, लाइक कहाँ कहाँ आपको जैसे चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर लाइक मतलब क्या क्या और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ एनीमिया, दैट इज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में, नेल्स में, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेल्स में, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में, टेकाइकार्डिया विद हाई पल्स प्रेशर, ejection systolis, murmur puffiness over the face, so all these things, जैसे आपके फेस पे पफिनेस हो रही है वो दैट इज पफिनेस ओवर द फेस एंड स्किन। लाइक आपने देखा होगा ना कि मतलब कुछ कुछ आप अगर आप किसी पर्सन को देखोगे उसका फेस काफी फ्लफी फ्लफी देखने को मिलता है, एंड दैट बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ एनीमिया, एंड दैट इज पफिनेस ओवर द फेस, टेकाइकार्डिया विद हाई पल्स प्रेशर, और वहाँ आपको हाई इन केस ऑफ एनीमिया, नेल्स जो है, नेल्स का कलर भी आपके डिपेंड करता है, अगर आपकी बॉडी में अच्छा है, अगर आपकी बॉडी में अगर ब्लड अच्छा है, देन योर नेल्स अपीयर टू बी सम पिंकिश और रेडिश, अदरवाइज अपीयर टू बी वाइटिश। ऑल्सो कंजक्टिवा जो है वो पेल वाइट अपीयर हो गया। आप कंजक्टिवा से अगर आपको डॉक्टर सपोज आपको अगर चेक कराने जाना हो कि एंड डॉक्टर चेक्स इट्स वेदर कि अगर आपको बॉडी में एनीमिया है या नहीं, देन डॉक्टर चेक्स योर कंजक्टिवा, लाइक चेक योर कंजक्टिवा वेदर इट्स अपीयरिंग वाइटिश और रेडिश। इफ इट्स अपीयरिंग वाइटिश, that means you are suffering from the anemia, the blood level is low in you, and if it's reddish then it's normal or a good blood level. ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स देर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने देखा ये कितने कौन कौन से मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया का देखा। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से अगर एनीमिया हो जाता है तो वो क्या होता है, ये सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया होता है जो हमको क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आप अगर आपने पेशेंट देखा और आपके पास एनीमिया का कोई केस आया तो मैक्सिमम चांसेस सबसे कॉमनली कौन सा हमारे पास यही आता है, अगर आयरन की, वो एनीमिया किस वजह से हो रहा होगा, आयरन की कमी की वजह से। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। इटियोलॉजी के कॉज क्या है इसका, सो दैट इज पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस। अगर पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस हो गया, ऑल टाइप की ब्लीडिंग जैसे जीआईटी, गट एंड एपिस्टेक्सिस, ये सब की वजह से आयरन की कमी हो जाती है। ब्लीडिंग अल्टीमेटली ब्लड लॉस हुआ तो आयरन की कमी हो गई, और मतलब बॉडी के साथ आयरन भी चला गया, तो आयरन चला गया और अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। ऑल्सो increased physiological demand is what, like growing children, pregnancy demand, like आप बढ़ रहे हो, आपका साइज बढ़ रहा है, तो in that case like जो है आपका body surface area is increasing, so with increasing the body surface area you need more demand of the food and the supplies, so increase physiological demand, and in that increased physiological demand, if supply is less or you don't get enough iron content, in that case also you can get the anemia. Also in inadequate intake, अगर आपका डाइट में इनटेक नहीं होगा प्रॉपरली आयरन का, सो इन दैट केस फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आप ढंग की बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपकी न्यूट्रिशन की कमी है, तो आपको आयरन की कमी होगी, अल्टीमेटली एनीमिया होगा। डाइट डेफिशिएंट ऑफ आयरन सोर्सेज, जैसे वो डाइट जिसमें आयरन सोर्सेज की कमी है, एनोरेक्सिया, पुअर बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन, इम्पेयरमेंट इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, देन गैस्ट्रेक्टोमी, ट्रॉपिकल स्प्रू, सलाइवा एंड डिजीज इन द क्रोनिक डायरिया। सो ये सब हमको देखने को मिलती है। ऑल्सो नेक्स्ट वी कम टू द आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म इज वॉट की जो डाइट में आयरन है, आयरन मेटाबॉलिज्म, जो आयरन आपने लिया उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे प्रोसेस्ड होता है, क्या होता है उसका। सो डाइट में जो आयरन है, जो आपने फूड से लिया डाइट का आयरन, ये जो है वो दो सोर्स इज फ्रॉम द टू सोर्सेज। तो कैसे आ सकते हैं, एक तो हीम आयरन,
आपने जो डाइट में आपके आयरन लिया, तो वो डाइट जो है आपके बेसिकली दो तरह से आपको आयरन मिल सकता है। एक तो हीम आयरन होता है। हीम आयरन कौन सा, कि लाइक जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स, रीडली जो एनिमल प्रोडक्ट्स आ रहा है, जैसे आपने कुछ मिल्क या ऐसा कुछ कंज्यूम किया, सो एनिमल प्रोडक्ट से जो आयरन आया है उसको हम हीम आयरन बोलेंगे, ब्लड हीम आयरन। और जो वेजिटेबल्स से आया है वो नॉन हीम आयरन होता है। तो आयरन भी इस काइंड ऑफ दो टाइप का हो गया, वन इज हीम आयरन एंड अदर इज नॉन हीम आयरन। हीम आयरन इज व्हाट, जो आयरन आपके जो एनिमल्स वगैरह वहां से आपको मिला है, और वो आयरन जो आपको अलग से मिला है, लाइक मतलब वेजिटेबल से मिला है, दैट इज नॉन हीम आयरन। आयरन के अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो टोटल बॉडी आयरन जो है 3 से 5 ग्राम होता है। आयरन इन हीमोग्लोबिन जो है वो 2.3 ग्राम होता है। ऑल्सो स्टोर टिश्यू आयरन जो अवेलेबल होता है हमारी बॉडी में, जो स्टोर मतलब टिश्यू स्टोर करके रखता है ना, तो स्टोर टिश्यू आयरन इज लाइक 1 ग्राम। एसेंशियल आयरन जो हमारे मायोग्लोबिन और एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है, ये वाला नॉन अवेलेबल आयरन है, ये वाला होता है 0.5 ग्राम। सो दिस इज द आयरन स्टेटिस्टिक्स। आफ्टर द आयरन स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो देयर इज अ नॉन हीम आयरन, जो है वो कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जो नॉन हीम आयरन है वो ट्रांसपोर्ट होता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। लिवर में जो पोर्टल सर्कुलेशन देखने को मिलता है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ DMTI, जो मेटल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। फेरोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है एंड हेपेस्टीन, एंड दैट इज द आयरन ऑक्साइड। सो नॉन हीम आयरन हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, हेपेटिक वाटर सर्कुलेशन किसकी हेल्प से, DMTI की हेल्प से, फेरोप्रोटीन से एंड हेपेस्टीन की हेल्प से। ऑल्सो जो हीम आयरन है ये हमने देखा नॉन हीम आयरन किसे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि नॉन हीम आयरन जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है। जो हीम आयरन जो आपको एनिमल से मिल रहा है वो आयरन, वो आपको इजीली एब्जॉर्ब, वो आपका जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द नॉन हीम आयरन। सो जो नॉन हीम आयरन, इसलिए हमने बोला कि वो ट्रांसपोर्ट होता है पोर्टल सर्कुलेशन की हेल्प से। और कि कौन हेल्प करता है उसमें कि DMTI, फेरोप्रोटीन एंड हेपेस्टीन। एंड जो हीम आयरन है जो आपको एनिमल से मिल रहा है, वो आयरन जो होता है वो हमारे एंटर करता है म्यूकोसा अनचेंज, वो ऐसा का ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होता। इट एंटर्स थ्रू द म्यूकोसा अनचेंज्ड, एंड देन आयरन जो होता है रिलीज्ड बाय द एंजाइम हीम। अब जो हीम ऑक्सीजनेज जो है, अब एक एंजाइम है हमारी बॉडी में हीम ऑक्सीजनेज, वो जो है आयरन वहां से रिलीज होता है, एंड देन आयरन इज रिलीज बाय द एंजाइम हीम ऑक्सीडेज विद इन द सेल, फेरिटिन विद इन द सेल। और जो फेरिटिन कंटेनिंग सेल्स हैं वो एक्सफोलेटेड हो जाते हैं और लॉस्ट इन द फीसेस। एंड ऑल्सो द नॉर्मल लॉस ऑफ आयरन जो फीसेज में, आपको आयरन जो फीसेज में भी लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस ऑफ आयरन फीसेज में और यूरिन, स्वेट, यहाँ सब कितना होता है, ऑलमोस्ट लगभग 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डे। आपके लगभग पर डे लगभग इतना आयरन का लॉस हो सकता है, लाइक नॉर्मली 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डे। आयरन लॉस्ट जो होता है वो मेंसेस में कितना होता है, लाइक 0.5 to 1 mg। जो अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इन दैट केस आयरन कितना लॉस्ट हो सकता है, लाइक 0.5 से 1 mg लॉस हो सकता है। स्टेप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेफिशिएंसी एनीमिया, इफ वी सी द स्टेप्स विच आर इन डेवलपमेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो दे आर लाइक कि द स्टोर्ड आयरन जो है अगर वो डिप्लीट हो गया, मतलब आपको आयरन की कमी हो रही है, एनीमिया, आपको आयरन की कमी से जो एनीमिया हो रहा है, वो क्या क्या मतलब बोल सकते हैं ना, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ, क्या क्या चीज़ें की वजह से वो चीज़ देखने को मिली अल्टीमेटली आपको, कि स्टोर्ड आयरन है हमारे बॉडी में, जो स्टोर आयरन है वो डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया वो चीज़। ऑल्सो जो आयरन डेफिशिएंट जो है उसका एरिथ्रोपोइसिस, आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस आपको देखने को मिल सकता है। मतलब RBC का प्रोडक्शन तो हो रहा है, ब्लड तो बन रहा है, लेकिन उसके अंदर आयरन नहीं है, विदा मतलब वो ब्लड विदाउट आयरन कंटेनिंग, सो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एरिथ्रोपोइसिस। फ्रैंक आयरन जो है डेफिशिएंसी एनीमिया, फ्रैंक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सीइंग द क्लिनिकल फीचर्स, सो क्लिनिकल फीचर्स व्हाट, लाइक अगर वी सी द सिम्टम्स ड्यू टू एनीमिया, एनीमिया की वजह से हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से स्पेसिफिकली। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आपको लाइक फॉर एग्जांपल लेसिट्यूड, ऑल्सो वीकनेस, फैटिक, जो आपको नॉर्मली ब्लड की कमी से जो आपको देखने को मिलता है, वीकनेस, फैटिक, पैल्पिटेशन, डिस्पनिया, पैलर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सो दीज आर द सिम्टम्स ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ड्यू टू द एपिथेलियल चेंजेस जो इंड्यूस बाय द हाइपोक्सिया, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई उसकी वजह से जो एपिथेलियल चेंजेस जो आए हैं आपकी बॉडी में, उससे आपको क्या डिफरेंस आएंगे,
क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो जो नेल्स होंगे, नेल्स जो है वो थिन पतले हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना किसी में बॉडी में कि लाइक आयरन की कमी है और मतलब लाइक एनीमिया है या आयरन की कमी है, तो उस पर्सन के नेल्स जो है आपको कंपैरेटिवली थिन दिखेंगे, पतले से होंगे, लस्टरलेस। जैसे आपकी अगर आपके नेल्स में शाइन होगा तो कंपैरेटिवली उसमें आपको शाइन देखने को नहीं मिलेगा। अगर लस्टरलेस होंगे वो वाले नेल्स, ब्रिटल होंगे, रिजिंग इज एंड फ्लैटनिंग, एंड ऑल्सो लाइक वी सी इन द टंग। टंग में क्या देखने को मिलेगा आपको? जो है एट्रॉफी ऑफ द पेपिले, टंग में एट्रॉफी हो जाएगी पेपिले की। ऑल्सो द शाइनी और द ग्लेस्ड टंग, एट्रॉफी पेपिले की आपकी एट्रॉफी हो जाएगी। शाइनी और ग्लेस्ड टंग जो होती है वो, शाइनी और द ग्लेस्ड टंग, ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। So these are the in tongue. Afterwards, the tongue, like if we see the laboratory findings, so CBC, फर्स्ट ऑफ ऑल if we see the CBC, so हीमोग्लोबिन लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, टोटल आरबीसी काउंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, टोटल इंडिसेस फॉर एग्जांपल जो आरबीसी इंडिसेस हैं जैसे MCV, MCH, MCHC, तो ये जब आरबीसी इंडिसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे. Seeing the peripheral blood smear, if we see the peripheral blood smear, so एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का, तो एग्जामिनेशन करके हमको क्या पता चलेगा? रिवील्स द माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, ब्लड में मतलब हाइपोक्रोमेसिया देखने को मिलेगा, माइक्रोसाइटोसिस, ये सब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का आप एग्जामिन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा. इंक्रीज RDW, इंक्रीज जैसे दैट इज द रेड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है, आपके रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसका मतलब है वो इंडिकेट करेगा कि ए कंडीशन लाइक एनिसोसाइटोसिस, पोइक्यूलोसाइटोसिस, सो ये सब कंडीशन डिनोट करेगा. अगर आपका RDW बढ़ जाएगा, प्लेटलेट और WBC जो है वो नॉर्मल रहेंगे आपकी इस केस में, क्योंकि एनीमिया लाइक मेन अफेक्टिंग इज RBC इज अफेक्टिंग. सो RBC कम हो गया एनीमिया में, प्लेटलेट्स और WBC सब वो नॉर्मल है, रेटिकुलोसाइट जो है वो नॉर्मल भी रह सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. नेक्स्ट सीइंग द बोन मैरो, बोन मैरो में क्या होगा? शोज एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आयरन जो स्टोर्स है, मतलब जो आयरन बॉडी में स्टोर्ड है, टिश्यूज में स्टोर्ड है, वहाँ पर डिप्लीशन देखने को मिलेगा. बोन मैरो में शोज हाइपरथ्रोइड विद डिप्लीटेड, जैसे आपने कहा ना आयरन के स्टोर्स हैं हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे आपको डिप्लीशन देखने को मिलेगा. शोज इन बोन मैरो शोज एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया विद डिप्लीटेड आयरन स्टोर्स. नेक्स्ट वी सी द बायोकेमिकल प्रोफाइल, बायोकेमिकल प्रोफाइल में क्या आएगा कि लाइक जो सीरम आयरन है वो कितना होगा? वो कम होगा बॉडी में. सीरम फेरेटिन होगा वो भी कम हो जाएगा. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा रहेगी, ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन जो है वो भी कम हो जाएगा. तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तो हाई है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आयरन सीरम में आयरन सीरम फेरेटिन, ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी. मेगालो हमने देखा एनीमिया इन जनरल, नॉर्मली हमने एनीमिया देखा, उसके बाद हमने देखा दैट इज़ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. उसके बाद हम देखेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक वो जिसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, इन दैट सिचुएशन दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. तो जो होता है इट रिजल्ट फ्रॉम द एसिंक्रोनी बिटवीन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन. अगर आपकी जो बेसिकली आरबीसी है उसमें अगर आपको जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है ना, अगर उसमें आपको एसिंक्रोनी लाइक न्यूक्लियर छोटा बड़ा ऐसे मतलब साइज का एसिंक्रोनी देखने को मिली, तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एसिंक्रोनी, या फिर हम बोल सकते हैं डिसबैलेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन. ये जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द माइक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू द इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस. ये एक टाइप है माइक्रोसाइटिक एनीमिया का जिसके अंदर इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है, और जो है बाकी जो है अनअफेक्टेड रहता है. हम देखिए नेक्स्ट वी सी द मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस. तो ये प्रोसेस है आरबीसी सिंथेसिस का, जिसमें न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस का मैच्योरेशन होगा. न्यूक्लियर मैच्योरेशन जब होगा तो उसमें एक्चुअली इट लैग्स बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन, कि आपके केवल न्यूक्लियस का मैच्योरेशन होगा, साइटोप्लाज्म का मैच्योरेशन हो ही नहीं पाएगा. देन व्हाट हैपेंस कि लाइक कंपैरेटिवली न्यूक्लियस का साइज तो बड़ा हो जाएगा कि लाइक न्यूक्लियस इज गॉट मैच्योर बट साइटोप्लाज्म इट डजंट गॉट मैच्योर. सो इसकी वजह से लार्जर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस आपका एक न्यूक्लियस बन चुका है पूरा, तो एक न्यूक्लियस तो आपको ऐसा परफेक्ट देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा देखने को मिलेगा इसमें आपको, कि इट रिजल्ट्स इन लार्जर वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोइड सीरीज सेल्स. हेंस जैसे इसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस.
अगर हम कॉजेज देखें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. सो कॉजेज ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉर एग्जांपल विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसीज है. जैसे आपके विटामिन अगर B12 की कमी हो गई, आप लेना कम कर देंगे डाइट में, वेजिटेरियन डाइट में डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो तो उसके अंदर विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है. जो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी. जो विटामिन B12 है, जो आपका कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट इज विटामिन 12 को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आता है. अगर आपकी बॉडी में कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई तो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू, तो अगर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई तो अल्टीमेटली विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. सो डिक्रीज इंटेक हो जाएगा विटामिन B12 का. तो इस वे में भी आपका आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज है. ऑल्सो इलियल इजेक्शंस, ऑल्सो द डिक्रीज रिक्वायरमेंट इन द प्रेगनेंसी, हाइपोथायराइडिज्म. नेक्स्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक तो हमने देखा विटामिन B12 की वजह से, और उसके अलावा मेगालोब्लास्टिक आरबीसी का साइज़ बड़ा हो, मतलब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो विटामिन B12 की कमी से, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाया प्रॉपरली, एंड विटामिन B12. एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ द फॉलिक एसिड. व्हाट इज इन फॉलिक एसिड की डिक्रीज इनटेक ड्यू टू द इनएडिक्वेट डाइट. अगर आपका फॉलिक एसिड की कमी हो गई बॉडी में, कि आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, या फिर अल्कोहल ले रहे हैं आप, या लैक ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, सो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगा. इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन इन, या फिर इन माल एब्जॉर्प्शन स्टेट्स, इंट्रिंसिक डिक्रीज, इंक्रीज रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, डिसमैग्नेट्स, कैंसर. अदर कॉजेज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक इनिबिटर जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्टोप्यूरिन, फ्लोरोएंसिल एंड द पायरिडॉक्सिन एंड द थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, पायरिडॉक्सिन एंड थायमिन डेफिशिएंसी. ऑल्सो द एक्यूट एंट्रोल्यूकेमिया, सो acute erythroleukemia, pyridoxine and thiamine deficiency. So these are the other causes. आफ्टरवर्ड्स इफ वी सी द विटामिन B12 स्टेटिस्टिक्स, हमने देखा ही विटामिन B12 का स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन B12 के 2 से 4 माइक्रोग्राम होती है. आपको डेली इंटेक 5 to 30 माइक्रोग्राम, बॉडी स्टोर कितना होता है 2 से 5 मिलीग्राम. सो डेली रिक्वायरमेंट जो होती है आपको 2 से 4 माइक्रोग्राम होती है. डेली इंटेक 5 to 30 माइक्रोग्राम, बॉडी स्टोरेज होता है 2 से 5 मिलीग्राम. लेबोरेटरी अगर हम देखें, लेबोरेटरी डायग्नोसिस विटामिन B12 के लिए, तो CBC हीमोग्लोबिन कम होता है, टोटल RBC काउंट भी कम होता है, और RBC इंडिसेस जो जैसे MCH हो गया ये ज़्यादा होता है. पेरिफेरल ब्लड स्मेयर रिविसी, सो मैक्रो ओवेलोसाइटोसिस देखने को मिलता है, हाइपोक्रोमेजिया एंड इंक्रीज RBC, इंक्रीज रेड सेल प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है. इसकी वजह से हमको पता चलता है कि एनिसोसाइटोसिस है. प्लेटलेट जो होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं विद बिजारे फॉर्म्स. न्यूट्रोफिल जो है वो जाइंट आपको दिखने में जाइंट लगेंगे, इस केस में जाइंट होंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे. रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो भी कम हो जाएगा. बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो में लाइक मेगालोब्लास्टिक हाइपरप्लेशिया जो है विद इंक्रीज आयरन स्टोर्स. बायोकेमिकल प्रोफाइल जैसे फॉर एग्जांपल सीरम विटामिन B12, सीरम फोलेट, ये दीज आर द इंक्लूडेड. मिथाइल मेलोनिक एसिड, हेमोसिस्टिन लेवल. सो afterwards there is a Schilling test. Once we see the biochemical profile, there is a Schilling test. It is used to diagnose the intrinsic factor. ये हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसको डायग्नोस करने के लिए काम में आता है. इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी इन द पर्निशियस एनीमिया. ऑल्सो द रेडियो लेबल विटामिन 12 जो होता है इसको हम ओरली देते हैं बाय द फॉलोड बाय द पेरेंटरल विटामिन B12. लाइक आफ्टरवर्ड्स द व्हेन यू इंसर्टेड द पेरेंट गिवन द विटामिन B12 थ्रू द पेरेंटरल रूट, that is IV route, and 1 microgram, that is 1 gram basically, in 1 to 6 hours to reduce the uptake of the radio labeled vitamin B12 by the liver. Also absorbed vitamin B12 जो है वो excrete होगा यूरिन के थ्रू. 24 आवर्स जो 24 आवर्स का यूरिन है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद 24 आवर्स के यूरिन को फिर इसके बाद कलेक्ट कर लिया जाएगा. एंड अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल्ड विटामिन B12, और कितना जो अमाउंट है रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 का आया है वो जो है बेसिकली विटामिन B12 एक्सक्रीटेड, वो उसको मेजर करेंगे. इफ़ मोर देन 9% ऑफ द डोज गिवन ओरली, अगर 9% से ज़्यादा आपने डोज ओरली दी है तो वो यूरिन में अपीयर होगी
इसका मतलब है ये सजेस्टिव है कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। अगर रेडियो लेवल विटामिन B12 जो है अगर यूरिन के अंदर 9% से कम आया तो ये सजेस्टिव है कि इनएडिक्वेट विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन हुआ है। अगर एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव, तो हम एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग द इंट्रिंसिक फैक्टर। इस ये सजेस्ट करेगा कि डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर हमने इंट्रिंसिक फैक्टर दिया सपोज आपने, और इंट्रिंसिक फैक्टर आपने देने के बाद वापस वो जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ गया, तो इसका मतलब है जो आपकी डेफिशिएंसी थी वो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से डेफिशिएंसी थी। देन वी सी दैट इज़ द नॉर्मली हमने एनीमिया देखा, उसके बाद हमने आयरन डेफिशिएंसी देखा, उसके बाद हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा, एंड ऑल नाउ देयर इज़ द हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रिड्यूस लाइफ स्पैन। जो रेड सेल जो है आरबीसी का, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस। बोन मैरो में आपको इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलता है। सो दिस आर द हेमोलाइटिक एनीमिया। एविडेंस ऑफ द इंक्रीज extravascular hemolysis, that is serum globulin, unconjugated serum, यूरिन यूरोबिलिरुबिन बढ़ जाता है, प्लाज्मा एलडीएच बढ़ जाता है। एविडेंस क्या है इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस का? कि सीरम हिपेटोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा या एब्सेंट होगा। हीमोग्लोबिनीमिया देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, मिथेनो एल्बुमिन। सो दीज आर द कंडीशंस। क्या क्या एविडेंस है? एविडेंस ऑफ द कंपनसेटरी एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया। कंपनसेटरी एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया के क्या क्या एविडेंस है? कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो बढ़ जाएगा, माइक्रोसाइटोसिस, पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिलेगा आपको, एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया देखने को मिलेगा बोन मैरो में। सो दीज आर द hemolytic anemia. Hemolytic is after there is RBC lysis. How this RBC lysis? It could be intravascular anemia के थ्रू हो सकता है, extravascular. So RBC lysis, intravascular for example the intravascular in hemoglobinemia, methalbuminemia and hemoglobinuria. So these are the intravascular चीज़ें हो गई। Anemia for example like erythroid hyperplasia, bone marrow, reticulocyte, and extravascular like heme and the globin. Heme though is like unconjugated bilirubin. From this it's the jaundice, and then the stool stercobilinogen. After the stool stercobilinogen there is the urine urobilinogen formation from the unconjugated bilirubin. And after the RBC lysis, what we have to see now? We have to see the hereditary spherocytosis. So inheritance disease जो characterized होती है by the inheritance defect, रेड सेल की मेम्ब्रेन में वो रेंडर करेगी स्फेरॉइड शेप आरबीसी की। कि लाइक अगर आपकी इनहेरिटेंस, अगर डिजीज कोई मतलब बोलते हैं ना हेरिडिटरी आपको डिजीज आ गई, तो वो स्फेरिकल शेप आरबीसी की स्फेरिकल चेंज जो है वो आपके ट्रांसफर होती रहेगी विद जीन्स टू जीन्स। सो इनहेरिटेंस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंट्रिंसिक डिफेक्ट। आपके अंदर ही डिफेक्ट, इंट्रिंसिक डिफेक्ट है रेड सेल मेम्ब्रेन में, तो वो रेंडर करेगी स्फेरॉइड शेप ऑफ द आरबीसीज, जो बेसिकली लेस डिफॉर्मेबल होती, कम डिफॉर्मेबल होगी। एज द रिजल्ट्स ये जो है वो मोर लाइकली टू सिक्वेस्टेड एंड डेस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन। और ये वाली जो आरबीसीज हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी मोर लाइकली टू बी सिक्वेस्टेड और डिस्ट्रॉयड हो जाएगी बाय द स्प्लीन। सीइंग दैट्स क्लिनिकल फीचर्स। सो एनीमिया जो होता है वो प्रीमेच्योर लाइसिस, आरबीसी के प्रीमेच्योर लाइसिस की वजह से हो सकता है। स्प्लीनोमेगेली भी हो सकती है ड्यू टू स्टेसिस एंड इंक्रीज सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रेड सेल इन स्प्लीन। जॉन्डिस की वजह से जॉन्डिस हो सकता है ड्यू टू द इंक्रीज बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। दिस जॉन्डिस लाइक इन डिटेल रिलेशन टू द एनीमिया आपने पढ़ा होगा, दैट इज इट्स वाज गिवन इन द फिजियोलॉजी ऑफ द फर्स्ट ईयर। लाइक अगर आपको डाउट है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस टॉपिक का। ऑल्सो gallstones because of the increased bilirubin concentration of the bile. देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस, लेबोरेटरी में सीबीसी आती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, एमसीएच कम होगा, एमसीवी जो है आपका नॉर्मल या कम हो जाएगा, एमसीएच से आपका बढ़ जाएगा। सो ये चेंजेस आपको सीबीसी में देखने को मिलेंगे। देन देयर कम्स द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में क्या होगा? एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो इट रिवील्स कि माइक्रोस्फेरोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमेशिया एंड द एनिसोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी जो है वो नॉर्मल रहेंगे, रेटिकुलोसाइट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, सीरम बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट जो है वो मतलब इंक्रीज, बोन मैरो जो है उसमें एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेशिया देखने को मिलेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स देयर आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सिकलिंग को। कौन कौन से फैक्टर्स है विच अफेक्ट द सिकलिंग? बट बिफोर द सिकलिंग व्हाट वी हैव टू रीड, दैट इज द सिकल सेल डिजीज। सो
व्हाट इज सिकल सेल डिजीज इन दिस एनीमिया दिस कंबाइंड दिस इज अ कंबाइंड टॉपिक। अगर आप चाहें तो इसको एक सेपरेट टॉपिक में भी ले सकते हैं आल्सो इन द एनीमिया। अभी यू हैव टू रीड सिकल सेल आल्सो। सो अगर आप चाहें तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि वन टॉपिक इज एनीमिया एंड द सेपरेट टॉपिक इज द सिकल सेल डिजीज, और यू कैन टेक दिस होल बंच एज अ वन। सो दैट इज सिंगल सिकल सेल डिजीज हम देखें। सो सिकल सेल डिजीज क्या होता है, ये जो है हमारी हेरिडिटरी हीमोग्लोबिनोपैथी होती है। इट इज़ अ हेरिडिटरी हीमोग्लोबिनोपैथी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने को देखने को मिलता है, विच लीड्स टू द हीमोलाइटिक एनीमिया। सो इट इज़ हेरिडिटरी हीमोग्लोबिनोपैथी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा विच लीड्स टू द हीमोलाइटिक एनीमिया। पैथोलॉजी क्या होगी इसकी, अ पॉइंट म्यूटेशन विच लीड्स टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। एक पॉइंट म्यूटेशन होगी आपको सिकल सेल, बेसिकली क्या होगा, जहाँ पे आपका ग्लूटामिक पॉइंट म्यूटेशन होता है ये कि आपकी बॉडी में अगर ग्लूटामिक एसिड है वो सब्सटीट्यूट हो गया, बेसिकली वो रिप्लेस हो गया एक वेलाइन से। वेलाइन जो है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है। सो ग्लूटामिक एसिड अमीनो बेसिकली जो अमीनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो गया आपके वेलाइन से एट द 6th पोजीशन इन ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसकी वजह से रिएक्ट्स इन द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन नोन एज द हीमोग्लोबिन एस। इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन देखने का मतलब हीमोग्लोबिन एस। सो that is sickle cell disease and afterwards we see the factors which affect the sickling। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिकलिंग को अफेक्ट करते हैं, तो दोज फैक्टर्स आर अमाउंट ऑफ द हीमो HbS एस हीमोग्लोबिन। सिकलिंग वाला जो सिकल्ड हीमोग्लोबिन है, हिटरोजाइगस कंडीशन होती है, सिकल सेल ट्रेट एंड डोंट शो एक्सेप्ट अंडर द सीवियर हाइपोक्सिया, इंटरेक्ट विद द अदर HB एंड HbF, इनहिबिट्स करेगा पॉलीमराइजेशन, वाइल H6D जो है इट्स प्रमोट द सिकलिंग एंड pH फॉल जो है वो pH इंक्रीज सिकलिंग। अगर pH कम हो जाएगा तो वो भी सिकलिंग को बढ़ा देगा। तो pH फॉल इन pH जो है वो आपके सिकलिंग बढ़ा देगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अभी तो डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी सिकलिंग के केस में। इन डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जिसकी वजह से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, आपको इंक्रीज द सिकल सेल एनीमिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, सीवियर एनीमिया और जनरल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा आपको एनीमिया देखने को मिलेगा और पूरी बॉडी में ऑल ओवर जनरलाइज इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा पूरी ग्रोथ में बॉडी की और डेवलपमेंट में। ऑल्सो वैसो ऑक्लूसिव कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से इस्टमिक डैमेज होगा। क्रोनिक हाइपर बिलीरुबिनेमिया इज ऑल्सो देयर। impaired splenic function and autosplenectomy due to the hypoxic injury, congested red pulp, vaso-occlusive crisis जैसे for प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है ड्यू टू द पैरवोवायरस इन्फेक्शन, स्प्लेनिक क्राइसिस हो सकता है ड्यू टू द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रेड सेल इन स्प्लेनिक। So these are the clinical features. After clinical features we come to the last thing, we come to the laboratory diagnosis. What's in the laboratory diagnosis, that is the first of all CBC. CBC is like आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, टोटल आरबीसी का काउंट है वो भी कम हो जाएगा। जो आरबीसी के इंडिसेस हैं आपके इन केस ऑफ, तो आरबीसी के इंडिसेस MCH जो है वो नॉर्मल रहेगा या कम हो जाएगा, MCH भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो MCHC है वो आपका बढ़ जाएगा। तो मैं इसके बाद हम देखेंगे आफ्टर लेबोरेटरी डायग्नोस में एक तो ये है CBC है, उसके अलावा आपके पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन आता है, इसके अंदर सिकलिंग टेस्ट आता है, सिकल सेल एनीमिया के केस में सिकलिंग टेस्ट आता है, सोल्यूबिलिटी टेस्ट आता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो देयर, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो रिवील करता है डिक्रीज फ्रेजिलिटी एंड आफ्टरवर्ड्स एट द लास्ट बट कि हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द सिकलिंग। सो ऑक्सीजन स्टेट जो है उसमें फ्री फ्लोइंग हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में क्या होगा, एग्रीगेशन और पॉलीमराइजेशन हो जाएगा ऑफ द सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS, प्रेसिपिटेशन होगा ऑफ द हीमोग्लोबिन फाइबर, डिटैचमेंट हो जाएगा वो मेम्ब्रेन से डिटैचमेंट फ्रॉम ऑफ द मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, इट गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, लॉस ऑफ द वाटर एंड पोटेशियम का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा आरबीसीज का एंड अल्टीमेटली वाटर और पोटेशियम लॉस हो जाएगा। फिर इसकी वजह से क्या होगा, वाटर और पोटेशियम लॉस होगा तो आरबीसी जो है वो डिहाइड्रेशन होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी शेप चेंज हो जाएगी, दैट इज वो सिकल शेप्ड
के हो जाएंगे, तो सिकल शेप्ड RBCs. सो दैट इज़ होल विद रिस्पेक्ट टू एनीमिया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया देखे, उनके मॉर्फोलॉजी देखा, एनीमिया के कॉजेज देखे, किस वजह से एनीमिया हो सकता है. स्पेसिफिकली आपको जो फोकस रखना है दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. वो लाइक फिर उसके बाद हमने देखा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, देन द सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज़. सो दीज आर ऑल द एनीमिया. सो अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके. ऑल्सो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. ऑल्सो द लिंक इज़ मेंशन इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब. आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. मैं आऊँगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ.